नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विकास। ऐसा माना जाता था पहले कि संसाधन प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, एक उपहार है। लेकिन ये धारणा सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो नेचर में अवेलेबल है वो तब तक रिसोर्स नहीं बन पाता जब तक उसे हम रिसोर्स नहीं बनाते हैं। हम कहने का मतलब इंसान या ह्यूमन बींग्स। मान लेते हैं कि आज से 200 साल पहले वाटर हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, बस उसका इतना इस्तेमाल था कि हम उसका इस्तेमाल कपड़े धोने, खाना पकाने या फिर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते थे। उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाया करते थे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने, मीन्स इंसानों ने, अपने नॉलेज, टेक्निक के बदौलत उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालना शुरू किया, प्रोड्यूस करना शुरू किया, तब वो हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। इस तरीके से रिसोर्स को हम बनाते हैं। रिसोर्स हुआ नहीं करते, बल्कि रिसोर्स बना करते हैं। रिसोर्स को बनाने वाले इंसान ही होते हैं। इसी प्रकार जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सदियों से हमारे पृथ्वी पर मौजूद था, लेकिन वो हमारे लिए रिसोर्स तब बन पाया जब हम उसे रिसोर्स में कन्वर्ट किए। संसाधन या रिसोर्स जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए रिसोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लाइफ का जो क्वालिटी है वो बना रहे, इसके लिए भी रिसोर्स चाहिए। पहले ऐसा माना जाता था कि संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है, इसलिए लोग उसका अधिक से अधिक दोहन या एक्सप्लॉयटेशन किए, जिसका काफ़ी दुष्परिणाम हुआ। वो दुष्परिणाम हमारे पास कुछ खास तरीके से मौजूद है। जैसे वर्तमान में पूरा पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से को झेल रहा है। इसी तरीके से लैंड डिग्रेडेशन से को भी झेल रहा है। ओजोन लेयर में काफ़ी डिप्लेटेशन हुआ है। ये सब कई कारण हैं, कई परिणाम हुए हैं इसके। ये आखिर क्यों हुआ? ये कुछ लोगों के लालच के कारण, रिसोर्स का अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन के कारण हुआ। रिसोर्स कुछ खास तरह के संस्थाओं या कंट्री या किसी खास तरह के लोगों के हाथों तक ही सीमित रहा, जिससे समाज दो भागों में बटा, अमीर गरीब में, और रिसोर्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया गया, जिसका काफ़ी बुरा परिणाम हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ह्यूमन बींग्स के लाइफ की क्वालिटी वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप कह सकते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि विश्व एक गांव की तरह मिल बांट कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो कोई दुखी नहीं रह सकता है। लड़ाई झगड़े स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं कि रिसोर्स, किसी खास तरह के रिसोर्स को कब्जा करने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। अतीत में भी लड़ी गई हैं और वर्तमान में भी ये जारी है। गांधी जी का कथन यह भी था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात यदि कोई लालच करता है तो उसके लालच को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लालच को संतुष्ट करेंगे तो वो दूसरा लालच पाल लेगा। इसी कड़ी में 1987 में ब्रुंसलैंड कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी किया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था, और उस रिपोर्ट के बाद ही विश्व स्तर पे एक सम्मेलन किया गया, जो रियो डी जेनेरो अर्थ सम्मेलन के समिट के नाम से जाना जाता है, जो 1992 में हुआ था। ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ये समिट हुआ था। इसलिए व्यक्तियों या किसी संस्था या किसी एक देश के हाथ में संसाधन या रिसोर्स केंद्रित नहीं होना चाहिए, और उसका दोहन वर्तमान स्थिति में जो कर रहे हैं, दोहन मीन्स एक्सप्लॉयटेशन, या उसका हम उपभोग कर रहे हैं,
हमें भविष्य को देखते हुए उसका उपभोग करना चाहिए। तब कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिसोर्स का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। ये अति आवश्यक है, ये नेसेसरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सही मायने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब कि हम सदियों तक यूं ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। ये तभी संभव होगा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ डेवलपमेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बगैर नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान के डेवलपमेंट, प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रोसेस में फ्यूचर के जनरेशन को भी कोई नुकसान नहीं हो। मतलब आज तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन का दौर होगा उसे भी ये रिसोर्स मिलता रहे, न कि वो इस रिसोर्स से वंचित हो जाए। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। ये जून 1992 में हुआ था और विश्व के लगभग 100 से भी अधिक देश के रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें भाग लिया था। ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये पूरे विश्व का फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इस समिट में भाग लेने वाले जितने भी देश रिप्रेजेंटेटिव थे उनका एक ही उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना कि किस प्रकार से जो समस्याएं वैश्विक स्तर पे हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे वो हो या फिर ओजोन लेयर में जो भी कमियां आ रही हों, इस सब के कारण ये समिट किया गया था। और इस समिट में एकत्रित नेताओं ने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोटिक, जिसे जैविक विविधता भी कहते हैं, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति भी जताई गई और उसे 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति की भी सहमति बनी। एजेंडा 21 ये क्या होता है इसको जानते हैं। यह एक घोषणा है जिससे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के द्वारा स्वीकृति मिली थी। इसका एम था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, ग्लोबलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना था। यह एक ऐसा कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबों और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। मतलब स्थिति और समय के साथ और जो वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके तहत एजेंडा 21 वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें उस वहाँ के इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन नियोजन। इसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए और ज़रूर बताइए। धन्यवाद।